सकती। तो इस हवाले से आज हम देखेंगे कि उर्दू ज़ुबान असल में है क्या, उसकी जानकारी हम हासिल करेंगे। उसके अलावा कि उसका पस मंज़र क्या है, बैकग्राउंड क्या है, उर्दू ज़ुबान की पहचान शनाख्त क्या है, उर्दू अदब के हवाले से कि उर्दू अदब होता क्या है, क़वायदे उर्दू, एराब, ये सब चीज़ें क्या हैं, इनके बारे में हम जानकारी हासिल कर रहे हैं। कंसंट्रेशन के साथ पूरी वीडियो सुनिए, उसके बाद सवालात पूछिए। स्टूडेंट्स अपने पास नोटबुक ज़रूर रखिए, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो लिखते जाइए क्योंकि ये आपको बाद में काम आएंगी। देखिए, जहाँ तक सवाल है उर्दू का, तो उर्दू क्या है असल में? उर्दू एक ज़ुबान है जिसके जो तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है। उर्दू खुद एक तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब क्या है, लश्करी ज़ुबान। लश्कर के मानी हैं इसके, यानी लश्कर का, इसको हम क्यों कहते हैं लश्करी ज़ुबान, ये हम बाद में तफसील में पढ़ेंगे। तो यानी एक लश्कर की ज़ुबान को उर्दू का नाम दिया गया है। ये जानकारी हासिल करने के लिए हमें सबसे पहले उर्दू का तारीख़ी पस मंज़र देखना होगा, यानी बैकग्राउंड देखनी होगी। जब हम उर्दू की तारीख़ के बारे में बात करते हैं तो उर्दू ज़ुबान के आगाज़ और इर्तिक़ा के हवाले से बहुत सारे नज़रियात सामने आते हैं। जैसा कि सबसे पहले हर एक जो निकाद है उन्होंने अलग अलग नज़रिए दिए हैं। तो सबसे पहले मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो माहिर लिसानियात भी हैं, उन्होंने अपनी किताब लिखी है आब हयात। उसमें वो लिखते हैं कि उर्दू ज़ुबान ब्रिज भाषा से निकली है। उनका ये नज़रिया जो है बाद में आके जो बाद वाले माहिरीन लिसानियात होते हैं वो रद्द कर देते हैं, लेकिन इस नज़रिए की वजह से बाकी वाले जो निकाद हैं उनमें ये शौक़ पैदा हुआ, तो उन्होंने भी सोचो विचार शुरू किया। हाफिज़ महमूद शेरानी कहते हैं कि पंजाब में उर्दू पैदा हुई है। उनकी पंजाब में उर्दू एक किताब है, उसमें लिखते हैं कि उर्दू की जन्मभूमि पंजाब है। नसीरुद्दीन हाशमी जो हैं ये अपनी किताब दक्कन में उर्दू में लिखते हैं कि उर्दू का आगाज़ दक्कन में हुआ है। सैयद सुलेमान नदवी, इनकी किताब है सिंध में उर्दू, उसमें ये लिखते हैं कि मोहम्मद बिन कासम जो हैं ये मुसलमानों के काफ़िलों के साथ सिंध में पहुँचे थे 600 ईस्वी के करीब, तो वहाँ से उर्दू ज़ुबान का आगाज़ होता है। तो यानी सिंध में उर्दू का आगाज़ हुआ। उसके बाद यानी सबसे जो मातबर और काबिल कबूल नज़रिया है वो मसूद हुसैन खान का माना जाता है। तो मसूद हुसैन खान लिखते हैं कि उर्दू ज़ुबान की पैदाइश दिल्ली की गिरदोनवा की बोलियों के मेल मिलाप से हुई है। यानी उर्दू ज़ुबान जो है वो दिल्ली के गिरदोनवा के इलाकों में पैदा हुई है। तो इस नज़रिए को मोतबर माना जाता है। तो हम आगे ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे दिल्ली के गिरदोनवा में उर्दू ज़ुबान की पैदाइश हुई है। उससे पहले ये जानना ज़रूरी है हमारे लिए कि ज़ुबान और बोली में क्या फ़र्क होता है। देखो, ज़ुबान जो है बड़े पैमाने पर बोली जाती है, बहुत सारे लोग इसके जानने वाले होते हैं, अदब काफ़ी सारा लिटरेचर इसमें मौजूद होता है। बोली जो है ये एक छोटे खित्ते में बोली जाती है, यानी एक हम कहेंगे थोड़े थोड़े गाँव में 4-5 गाँव में अलग बोली बोली जाती है, उसके बाद आप जाओगे तो दूसरी बोली बोली जाती है। यहाँ की अगर हम बात करेंगे अपनी पहाड़ी, डोगरी, कश्मीरी अलग अलग बोलते हैं सारे। और बोली जो है हर 6 मील के फासले के बाद ये बदलना, अपना रंग बदलना शुरू कर देती है। अल्फाज बदलते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा बदलाव आता रहता है। तो इसी तरह अगर आप कश्मीर में जाएंगे तो वहाँ जाके पहाड़ी बोली बोलेंगे तो वो नहीं समझ पाते, और वहाँ अगर वो कश्मीरी में ही बात करते रहेंगे तो इंसान सोचता है कि खुदकुशी कर ले, क्योंकि समझ में नहीं आती कुछ भी बात उनकी कश्मीरी में। तो इसलिए वो चीज़ जो हम छोटे पैमाने पर बोल रहे हैं, एक दूसरे को समझाने का जो ज़रिया है उसको बोली कह रहे हैं। तो ज़ुबान जो है ये बड़े पैमाने पर बोली जाती है। ज़ुबान असल में कहते किसको हैं कि इजहार ख़याल के ज़रिए को, कोई भी ज़रिया जिसके ज़रिए हम अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। तो यानी बड़े पैमाने पर जो ज़रिया है इजहार ख़याल का वो ज़ुबान कहलाती है। तो ज़ुबान कितने 3 तरह की होती है, तहरीरी, तकरीरी और इशारती। तहरीरी हो गई लिखने वाली, तकरीरी जो हम बोल के करते हैं बात, और इशारती हो गई इशारों के ज़रिए। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि उर्दू ज़ुबान किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। यानी असल में वही चीज़ है कि उर्दू ज़ुबान की जो बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम जानने की कोशिश कर रहे हैं।
तो उस हवाले से देखें, सबसे पहले हिंदुस्तान में 4 ख़ानदान आए हुए हैं। कौन से? आस्ट्रक, द्रावड़, तिब्बत चीनी, हिंद आर्याई। आस्ट्रक आए, उसके बाद द्रावड़ आए। द्रावड़ ने आस्ट्रक को भगा दिया। फिर तिब्बत चीनी आए तो इन्होंने द्रावड़ को भगा दिया। फिर हिंद आर्याई आए तो इन्होंने तिब्बत चीनी वालों को क्या किया, यहाँ से खदेड़ दिया। अब जो हिंद आर्याई आए हैं ये 2-3 ग्रोह में आए हैं। जब ये आए हैं पहले, इन्होंने क्या किया कि पहले हम ये देख लेते कि हिंद आर्याई कौन है। यूरोप से आने वाले लोग ईरान पहुंचे तो उन्हें हिंद यूरोपी कहा गया। फिर जब यूरोप हिंद यूरोपी कहा गया उनको, यूरोप से निकले थे। ईरान में पहुंचे तो हिंद ईरानी कहा गया उनको। फिर जब हिंदुस्तान में पहुंचे तो हिंद आर्याई कहा गया। आर्याई कौन है? आर्य समाज के बारे में आपने सुना होगा। आर्यन जो लोग थे वो यूरोप से चले और हिंदुस्तान पहुंचे तो हिंद आर्याई कहलाए। ये लोग 3 ग्रोहों में हिंदुस्तान में पहुंचे हैं। यहाँ आके शुमाली हिंदुस्तान के इलाकों में फैल गए, रहने लगे। तो आर्यों की जो ज़ुबान थी वो परवान चढ़ने लगी धीरे धीरे। अब ये लोग जो आए, पहले आए ग्रोह आया दिल्ली के गिरदोनवा में बस गया। जब दूसरा आया तो उसने पहले को धकेल दिया, वहाँ से आगे पीछे फैल गए। ऐसे ही 3 ग्रोहों में ये लोग यहाँ पहुँचते हैं। अब हिंद आर्याई ज़ुबान को हम किन 3 अदवार में तकसीम करते हैं? कदीम हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई, जदीद हिंद आर्याई। देखिए, कदीम हिंद आर्याई, सबसे पहले जो लोग हिंदुस्तान में आए आर्या लोग, 1500 कबल मसीह से लेकर 500 कबल मसीह तक के ये लोग होते हैं। इस दौर को वैदिक दौर कहा जाता है, संस्कृत का दौर। फिर देखिए, वस्ती हिंद आर्याई दूसरा दौर शुरू होता है, 500 कबल मसीह से 1000 ईस्वी तक का दौर है। उसके बाद प्राकृत का दौर आता है, यानी इस दौर को प्राकृत का दौर कहा जाता है। तीसरा दौर जो है जदीद हिंद आर्याई, 1000 ईस्वी से ता हाजिर मौजूदा दौर, आभ्रंश का दौर है ये। पहले दौर को वैदिक दौर यानी संस्कृत का दौर क्यों कहा गया? क्योंकि इस दौर में संस्कृत जुबान चलती थी। वेद जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इसी दौर में लिखे गए हैं, पढ़े गए हैं। ये ज़ुबान बाद में ज़वाल पजीर हो जाती है, क्योंकि जब ये मशहूर होती है, अदबी ज़ुबान होती है, तो इसको जो मजहबी रहनुमा होते हैं ना, बड़े बड़े ठेकेदार, वो कहने लगे कि नहीं जी ये मजहब की ही ज़ुबान रहनी चाहिए, बड़े लोगों की ज़ुबान है, आम लोग इसको ना बोलें। तो आम लोगों ने उस चीज़ को बोलना, इस ज़ुबान को बोलना छोड़ दिया। तो ये ज़ुबान महदूद हो गई एक जगह पे, तो इसलिए ये आगे फैल नहीं सकी। तो यहाँ से जो लोग आवाम थी वो टूटी फूटी एक ज़बान बोलने लगे, वो कहलाई प्राकृत ज़ुबान। तो प्राकृत को बिगड़ी हुई ज़ुबान कहा जाता है, क्योंकि ये संस्कृत से एक बिगड़ी हुई ज़ुबान आगे निकलती है। इसके बहुत सारे आगे ही ज़ुबानें होती हैं, शोरसिनी प्राकृत, पिशाची, मगधी, इर्द मगधी, महाराष्ट्री। अब इसके साथ भी वही होता है, मजहबी ज़ुबान बन जाती है, अदबी ज़ुबान बनी, तो ये भी आगे फैल नहीं सकी। तो यहाँ से जो बिगड़ी हुई ज़ुबान आगे निकलती है, आवाम जिसको बोलती है वो आभ्रंश कहलाती है। उसकी जो बोलियाँ हैं शोरसिनी आभ्रंश, मगधी आभ्रंश, इर्द मगधी, महाराष्ट्री, प्राचुड़ आभ्रंश, ये ज़ुबानें होती हैं। इनमें से जो शोरसिनी प्राकृत से निकली थी शोरसिनी अपभ्रंश, अब शोरसिनी अपभ्रंश से आगे निकलती हैं मगरबी हिंदी, मशरकी हिंदी और भी होती हैं। अब हमारा वास्ता है मगरबी हिंदी से, क्योंकि मगरबी हिंदी की 5 बोलियां होती हैं, खड़ी बोली, हरियाणवी, बंदीली, कनूजी और ब्रिज भाषा। ये वही ब्रिज भाषा है जिसके लिए मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा था कि उर्दू ज़ुबान ब्रिज भाषा से निकली है, लेकिन वो ब्रिज भाषा से नहीं निकली हुई। तो उर्दू ज़ुबान निकली है खड़ी बोली से। तो खड़ी बोली से आगे बनता है उर्दू। तो खड़ी बोली कौन सी हुई? ये वो ज़ुबान है जो दिल्ली के गिरदोनवा के इलाकों में बोली जाती थी, आज भी बोली जाती है। वहाँ जाओगे तो इसकी अलग ही पहचान है, उन लोगों को जब सुनोगे तो तब आप समझ जाओगे कि ये खड़ी बोली है। तो इसको इब्तदा में रेख्ता भी कहते थे। तो ये खड़ी बोली से उर्दू ज़ुबान का वजूद आया। उर्दू ज़ुबान जो है, फिर इसको लश्करी ज़ुबान क्यों कहा जाता है, ये सवाल है आपका। लश्करी ज़ुबान इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये आवाम थी वहाँ पर गिरदोनवा में रहने वाली। लश्कर किसको बोलते हैं? फ़ौज को, हजूम को। तो ये जो फ़ौजें थी उसमें भी मुख्तलिफ कौमों के लोग शामिल थे, कुंबों के लोग शामिल थे। तो उन सब की ज़ुबानें अपनी अपनी थी, अलग अलग। तो सब के मेल मिलाप से एक नई ज़ुबान जो जन्म लेती है, यानी लश्कर मिल के एक नई ज़ुबान को जन्म देता है, फ़ौज, अवाम, हजूम। तो इसलिए इसको लश्करी ज़ुबान कहा गया। तो इन सब की ज़ुबानें जो अलग अलग थी ना, तो ये मिल के जब एक ज़ुबान बनती है उर्दू,
क्योंकि सब इसको समझ रहे थे, ऐसे अल्फाज इसमें आए कि जो सब समझ रहे थे, तो इसीलिए इसको फिर लश्करी ज़ुबान कहा गया और ये काबिल कबूल भी हुई और पूरे हिंदुस्तान में रफ्ता रफ्ता और बल्कि बाहर के ममालिक में भी फैलने लगी। इसी तरह ये ज़ुबान वजूद में आई। स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं या फिर इसको ऐसे ही अपनी कॉपी पर नोट डाउन भी कर सकते हैं वीडियो पॉज करके।